एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने की सलाह दी, लेकिन निर्मलजीत तय कर चुके थे कि चाहे जो भी हो वो नेट को ही उड़ाएंगे। ऐसे में इंस्ट्रक्टर आगे कुछ और बोल पाते वो दौड़कर फॉलिन नेट में चढ़ गए और उन्होंने अपने पटका के ऊपर फ्लाइंग हेलमेट को सही तरह एडजस्ट करके कॉकपिट में किसी तरह खुद को ठीक से फिट कर लिया। ऐसे में उनकी जिद के आगे इंस्ट्रक्टर को झुकना पड़ा और उन्हें फॉलिन नेट उड़ाने की परमिशन मिल गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 4 जून 1967 को निर्मलजीत सिंह सेखों को इंडियन एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर के रूप में कमीशन मिल गया। लंबे कद के कारण उन्हें शुरुआत में फॉलिन नेट उड़ाते समय काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी अडेप्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन और लगातार मेहनत के बल पर जल्दी ही खुद को नेट की हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरी तरह मास्टर कर लिया और वो एक कॉन्फिडेंट और बेहद केपेबल नेट पायलट बनकर उभरे। पायलट ऑफिसर के रूप में उनकी अद्भुत क्षमता को देखते हुए केवल 1 साल बाद 4 जून 1968 को उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। प्रमोशन मिलने के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1968 में उन्हें इंडियन एयरफोर्स की नंबर 18 स्क्वाड्रन में पोस्टिंग मिल गई। नंबर 18 स्क्वाड्रन अपनी रैपिड स्पीड, प्रिसाइज स्ट्राइक्स और अग्रेसिव फाइटिंग स्टाइल के लिए मशहूर थी और इसलिए इसे इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 18 स्क्वाड्रन में पोस्टिंग के बाद निर्मलजीत सिंह सेखों ने फॉलिन नेट पर लगातार सॉर्टीज उड़ाकर मॉक ड्रिल्स में अपनी काबिलियत साबित की। बहुत ही कम समय में उनका नाम स्क्वाड्रन के सबसे भरोसेमंद और शार्प फाइटर पायलट्स में गिना जाने लगा। यही उनकी दोस्ती अपने से सीनियर और एक समय पर उनके फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलधीर सिंह घुमन से हुई, जिन्हें स्क्वाड्रन में जी मैन कहा जाता था। इस बीच फरवरी 1971 आ चुका था और निर्मलजीत सिंह सेखों करीब 25 साल के हो चुके थे। इसी दौरान जब वो छुट्टी पर घर आए तो घर वालों ने मंजीत कौर नाम की लड़की से उनकी शादी करवा दी। शादी के साथ उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई, लेकिन ये सुख ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। देश की सरहदों पर हालात तेजी से बदल रहे थे और जल्द ही उन्हें भारत माँ अपनी रक्षा के लिए बुलाने वाली थी। ये वही वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से डगमगाने लगे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय वेस्ट पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान पर ज्यादतियां हद से ज्यादा बढ़ गई थी। पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान की सत्ता और रिसोर्सेज पर वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने कब्जा जमा रखा था और ईस्ट पाकिस्तान डेवलपमेंट से कोसों दूर था। वहाँ के नेताओं को न केवल सत्ता से दूर किया गया था, बल्कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर को भी भरपूर दबा दिया गया था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच की खाई तब और गहरी हो गई जब दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराए गए, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मेशन के 24 साल बाद पहली बार हो रहे थे। इस चुनाव में सरप्राइजिंगली ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को पछाड़ दिया। उनकी पार्टी को 313 में से 167 सीटें मिली और कायदे से उन्हें सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स और आर्मी ने ऐसा नहीं होने दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतरकर एक अलग देश बांग्लादेश की मांग करने लगे। लेकिन उनका आजादी की मांग करना जनरल याह्या खान को इतना नागवार गुजरा कि 26 मार्च 1971 को उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रोटेस्ट को बुरी तरह से बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में 30 लाख लोगों को मार दिया। पाकिस्तानी आर्मी के टॉर्चर से बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लोग बड़ी संख्या में भागकर भारत आने लगे और कुछ ही महीनों में भारत में रेफ्यूजीज की संख्या 10 मिलियन तक पहुंच गई। देश में बढ़ती रेफ्यूजीज की संख्या और ईस्टर्न बॉर्डर के आसपास भारी पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी ने भारत की सॉवरेनिटी के लिए गहरा संकट पैदा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कई देशों के सामने ईस्ट पाकिस्तान में जारी नरसंहार को लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं की। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध के पूरे आसार नजर आ रहे थे, इसलिए भारत ने भी पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली। हर मोर्चे पर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैनाती कर दी गई। इसी के साथ पाकिस्तान ने भी भारतीय एयर स्पेस में अपने वायलेशंस बढ़ा दिए। भले ही ईस्टर्न फ्रंट पर टेंशन की सिचुएशन ज्यादा थी, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट को भी सिक्योर करना जरूरी था। ऐसे में नंबर 18 स्क्वाड्रन की एक नेट टुकड़ी को मार्च 1971 में अंबाला एयरबेस से शिफ्ट होकर श्रीनगर एयरबेस पर तैनात होने का आदेश दिया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों इसी नेट टुकड़ी का हिस्सा थे। उनकी शादी को महज अभी कुछ ही दिन हुए थे। पत्नी मंजीत कौर की हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि उनके पति को देश की रक्षा का बुलावा आ गया। एक सैनिक की जिंदगी ऐसी ही अनसर्टेन होती है।
वो अपनी जान को दांव पर लगाते हैं ताकि देशवासी सुकून की नींद सो सके। ऐसे में आदेश मिलने के तुरंत बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों भी श्रीनगर जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी नई नवेली दुल्हन मनजीत कौर से सिर्फ ये वादा किया कि मैं वापस आऊंगा। इस तरह अपनी पत्नी और घर वालों से विदा लेकर जल्दी ही निर्मलजीत सिंह सेखों श्रीनगर एयरबेस पहुंच गए और अपनी ड्यूटी संभाल ली। इसके बाद यहाँ नंबर 18 स्क्वाड्रन लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स चलाने लगी। यहाँ 2 नेट फाइटर्स हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस पर रहते थे और झड़प की सिचुएशन में आदेश मिलते ही सिर्फ 5 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ उन्हें उड़ान भरने के लिए तैयार होना पड़ता था। कश्मीर घाटी की एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार परमानेंटली किसी फाइटर स्क्वाड्रन को सौंपी गई थी, क्योंकि 1948 इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तहत वहाँ परमानेंट एयर डिफेंस जेट्स तैनात नहीं किए जा सकते थे। ऐसे में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों और उनके दूसरे साथी पायलट्स को अनजान इलाकों में ऑपरेट करना पड़ रहा था। हाई ऑल्टीट्यूड, खराब मौसम और कश्मीर की हड्डी कपा देने वाली सर्दी उनके काम को और मुश्किल बना रही थी। लेकिन इन कठिन हालात के बावजूद निर्मलजीत सिंह सेखों और उनके साथी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और किसी भी हालात से निपटने को तैयार थे। नवंबर 1971 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर से भारतीय एयर स्पेस में वायलेशंस तेजी से बढ़ने लगे थे। पाकिस्तान इतने पर ही नहीं रुका और 3 दिसंबर 1971 को उसने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू करके अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा एयरबेस पर एक साथ एयर अटैक करके एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी। ईस्टर्न फ्रंट में भारत की मिलिट्री, एयर और नेवल की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को अपनी हार पहले से ही तय लग रही थी, इसलिए उसने भारत का ध्यान ईस्टर्न फ्रंट से भटकाने के लिए भारत के वेस्टर्न फ्रंट पर एयर अटैक्स किए ताकि युद्ध की शुरुआत में ही भारत के एयर फ्लीट तबाह हो जाए। पाकिस्तान के इस उकसावे भरी कार्रवाई के बाद भारत भी इस युद्ध में कूद पड़ा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने लगा। कुछ ही दिन की लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ईस्टर्न फ्रंट में तेजी से अपनी सुपीरियोरिटी